आज इटली के एकीकरण का जो है दूसरा लेक्चर है। तो जो लेक्चर था इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम में कि इटली के एकीकरण में अहम भूमिका जो यदि देखा जाए तो नेपोलियन का था। भले ही नेपोलियन ने आक्रमण कई बार इटली पर किया, 1700 कितने से 96 से, कब तक? ठीक है, 1809। हाँ, ओके। तो जब ये उन्होंने आक्रमण किया तो कई राज्यों को जब जीता था, तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि उनको एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने एक, समझिएगा, जो उन्होंने जीता तो एक सूत्र में उन्होंने राज्य को बांध दिया, है ना। फिर हुआ क्या कि मैंने आपको बताया कि नेपोलियन का पतन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का निवासी था। तो किसी ने कल पूछा था कि सर नेपोलियन का पतन ये कैसे हुआ। तो नेपोलियन का पतन जो है ना, ये पिछली कक्षा में देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप सोशल में देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाटरलू का। जैसे जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जैसे हम लोगों ने देखा वीडियो में कि उनका पतन, तो पतन हुआ कहाँ से? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू का युद्ध जो था 18 जून 1815, 18 जून 1815, ठीक है। इसमें हुआ क्या देखिएगा, एक तरफ फ्रांस, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था, ठीक है। तो एक तरफ फ्रांस अकेला, और इधर देखिए ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिल करके, जो कि मित्र राष्ट्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र ये 4, और इधर ये फ्रांस अकेला, ठीक है। फिर भी आप जानते हैं बोनापार्ट कितना जो है इतिहास में चर्चित व्यक्ति है, जिन्होंने कई युद्ध लड़े, और जिधर चलता था वो राज्यों को एक तरफ से भूमि को एक तरफ से जीता जाता था, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन हुआ क्या कि आप देखेंगे, अगर आप लोग ये हैं, यदि रेगुलर पढ़ते जाइए, रेगुलर आप स्टडी कीजिए, संडे की दिखेगा बीच में आपको जब छुट्टी दी जाती है, तो संडे को जब आप छुट्टी दी जाती है तो आप रिलैक्स करते हो तो माइंड भी थोड़ा सा एक आराम करता है, अन्यथा एक तरह से आप माइंड बोरियस हो जाएगा, माइंड थकान हो जाएगा, जिसके कारण आपको पढ़ने में उबन आएगी, एक तरह से आप पढ़ाई में हारने लगोगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध पे युद्ध लड़े जा रहा है, अर्थात अकेला ही नहीं, उसकी पूरी सेनाएं जो है युद्ध के जब क्षेत्र में जा रही थी, तो लगातार युद्ध क्षेत्र में ही लगी रह गई। उन्होंने आराम करने का कोई सोचा ही नहीं, अर्थात धीरे धीरे देखेंगे कि इनके अंदर एक थकान जैसी अनुभव होगी, और कुछ कारण यही बना, जो कि यहाँ पर देखेंगे वाटरलू के युद्ध में एक तो 4 लोग खुद मिलकर लड़ रहे हैं, ऊपर से वो थक चुकी थी, और कुछ मौसम का भी प्रभाव था उस समय जहाँ पे ये युद्ध हो रहा था, जिसके कारण देखेंगे कि वाटरलू के युद्ध में बोनापार्ट की हार होगी, और बोनापार्ट जब हार गया तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने मित्र राष्ट्रों के आगे क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद देखिएगा होता क्या है कि मित्र राष्ट्र जो लोग थे, वो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को अंध महासागर के सेंट हेलेना द्वीप, एक टापू द्वीप था, उस पे इनको नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़ दिया जीने के लिए, जहां पर इनकी 1821 में जाकर के मृत्यु हो जाएगी, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इस तरह से उनके जीवन का अंत हुआ। कुछ लोग बताते हैं, जैसे आप इतिहासकार ये बोलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को कुछ जहरीली दवा दे करके उनकी मृत्यु की गई थी, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पे रहें, आप समझ जाइएगा। तो ये था नेपोलियन की कहानी। अब देखते हैं कि इटली के एकीकरण में अगला जो योगदान रहेगा, या योगदान नहीं, और यहाँ पर कुछ प्रभाव भी होगा, योगदान तो नहीं कर सकते इनका, मेटरनिख। कौन है वो? मेटरनिख, ठीक है। मेटरनिख जो है ना, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। आपको याद होना चाहिए कि ऑस्ट्रिया ही तो एक सुई की तरह धंस रहा है इटली के लिए। ऑस्ट्रिया का साम्राज्य ही एक तो है जो इटली को एक नहीं करने दे रहा है, वही तो पूरा शासन कर रहा है। एक तरह से अन्य राष्ट्र कर रहे हैं, लेकिन प्रभुत्व तो किसका है? ऑस्ट्रिया का।
तो मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जब विद्रोह होने लगे, आपको याद होगा कि जब नेपोलियन ने एक सूत्र में जब बांध दिया था सभी को, अर्थात उनके अंदर यूरोप के जो इटली के अंदर राष्ट्रभाव के उनके नागरिकों के अंदर राष्ट्रभाव की जो जागृत कर दिया था स्वप्न, तो वहां से क्या हुआ कि ये लोग जाके फिर आगे 1815 के आगे ये लोग अपना विद्रोह करेंगे अपने को स्वतंत्र कराने के लिए। तो उसी समय क्या होगा यहाँ पे कि मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो उन्होंने क्या किया कि विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया, विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन जो इटली के देशभक्त थे उन्होंने इससे भी आगे चल करके बहुत सी जो है ना सभाएं की, बहुत सी सभाएं की, ठीक है। गुप्त सभा होगी, कैसी सभा? गुप्त सभा, ठीक है। तो गुप्त सभाएं की, जिसके कारण आप देखेंगे वहां पर इनमें उनको स्वतंत्र कराने के लिए दिन प्रतिदिन हर राज्य आगे बढ़ते आएंगे, अर्थात उनके नागरिक अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र कराने के लिए एक से एक जो है क्रांतियां वहां पे करेंगे। तो ये था यहाँ पर। फिर हुआ क्या कि जब गुप्त सभाएं हुई अलग अलग में, तो फिर वही सब उसी समय आप देखेंगे नेपल्स है कि नहीं, नेपल्स और सिसिली यहाँ पे है ना। तो नेपल्स और सिसिली, तो नेपल्स क्या था कि नेपल्स में विद्रोह हो गया, नेपल्स में विद्रोह हो गया। आपको पता होगा कि नेपल्स का जो शासक था वो कौन था? फर्डिनेंड, फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड क्या हुआ कि नेपल्स के जो विद्रोह किए थे देशभक्त ने, तो उस जो है विद्रोह को फर्डिनेंड उसे दबाने में असफल हुआ, उनको दबाने में क्या हुआ? असफल हुआ। और फिर देशभक्त जो थे उनकी जो मांगे थी जिसके अनुसार उनको जीना था, उसको फर्डिनेंड ने लागू किया, अर्थात संविधान लागू किया। किसने? फर्डिनेंड। जब विद्रोह दबा नहीं सका तो उनकी बातें मान लिया और संविधान लागू किया। अब उधर ऑस्ट्रिया में कौन बैठा है? मेटरनिख। कौन बैठा है? मेटरनिख। तो मेटरनिख ने क्या किया कि मेटरनिख ने इस विद्रोह को, इस जो विद्रोह के कारण वहां पर देखा कि फर्डिनेंड इस विद्रोह को दबाने में असफल हुआ, तो मेटरनिख क्या करेगा? इस विद्रोह का दमन करने के लिए फिर से जो है आगे आएगा और इस विद्रोह को उन्होंने दमन भी किया, ठीक है, मतलब विद्रोह को दबा दिया पुनः। और इसके बाद जो संविधान लागू हुआ था, जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को पुनः जो है ना फर्डिनेंड वापस ले लेगा। फर्डिनेंड क्या कर लेगा? वापस ले लेगा, ठीक है। ये था नेपल्स का शुरुआती विद्रोह, जो कि प्रथम हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम प्रयास है कि इटली के एकीकरण का, जो कि असफल था। अभी और भी हम लोग आगे चल करके एक एक जो है ना विद्रोह को पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जब यहाँ पर जो विद्रोह नेपल्स में हुआ था, कहाँ पे? नेपल्स में। उसी से सीख लेकर के इटली के अन्य राज्य, इटली के अन्य राज्य जो थे, आप देखिए ये सब जितने राज्य हैं, तो इटली के सभी जो राज्य थे उन्होंने भी क्या किया कि इनसे सीख लेकर के, इनसे नेपल से सीख लेकर के अन्य राज्यों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय बताइए मेटरनिख वहां पे है, जो कि बहुत क्रूर, उनको जो है ना उसको विद्रोह दबाने का जो है ना बहुत बढ़िया आइडिया था। तो उन्होंने क्या किया कि देखेंगे कि अन्य राज्यों में जो विद्रोह हुआ, लेकिन उस विद्रोहों को, सभी विद्रोहों को क्या कर दिया गया? सख्ती से कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इस तरह से ये शुरुआती जो है हम लोग देखेंगे एकीकरण का प्रयास था, जो कि असफल है। सफलता के हम लोग बाद में पढ़ते हैं। उसी में ही हम लोग देखते हैं कि जोसेफ मेजिनी, ठीक है, कि जोसेफ मेजिनी जो है ना इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजिनी का क्या योगदान है? ठीक है, जोसेफ मेजिनी का जन्म कहाँ? फ्रांस 1805 में हुआ, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होगी? 1872 में, पीसा इटली में ही, ठीक है। अच्छा, ये पेशे से ना वकील थे, पेशे से क्या थे? वकील थे, पत्रकार भी थे और ये एक अच्छे लेखक भी थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जोसेफ मेजिनी, जो कि भले ही जन्म कहीं हुआ लेकिन रह कहाँ रहे हैं? इटली में। कहाँ पे? इटली में, ठीक है। इनका एक विचार था, इनका क्या विचार था? इनको ये विचार था कि इटली में
इटली में केवल गणतंत्रीय सरकार ही, गणतंत्रीय सरकार ही। अब ये गणतंत्रीय सरकार जानते हैं आप लोग, देखिएगा राजतंत्र मतलब राजा के द्वारा केवल राजा वाला वंश जो रहेगा वो अपने राज्य में शासन करेगा, उनको कोई चुनेगा नहीं। लेकिन गणतंत्रीय सरकार क्या है? गणतंत्र सरकार मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जोसेफ मेजनी का जो विचार था, उन्होंने कहा कि इटली में केवल इटली का जो यहाँ पे गणतंत्रीय सरकार है वही इटली के लोगों के बारे में अच्छी सोच रख सकती है। ठीक है, तो अब ये जो इन्होंने विचार दिया, अब यही विचार इटली के लोगों के लिए एक सिद्धांत का काम करेगा। और इस सिद्धांत को पालन करके यहाँ पर देखेंगे कुछ देशभक्त जो है ना, ये चाहते थे कि इटली में गणतंत्र सरकार हो। इटली में कौन सी सरकार? किसके प्रभाव में आकर के? जोसेफ मेजनी, उनके विचारों से ना। तो उनके विचार से वो लोग सोच रहे थे कि अब इटली में कैसी सरकार बने? गणतंत्र। लेकिन आप सुनिएगा, आप पिछले वीडियो में यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा था पोप पियस 7वें, पोप पियस 7वें। अब यहाँ पे देखिए कौन आया है? पोप पियस 9वां। ठीक है, हाँ 9 में 9वां ना, 7वें में 7वां। ठीक है, तो इस तरह से पोप पियस 7वें जो कि ये उदार नीति रखता था, मतलब जैसे लोगों में अत्याचार वाली भावना या इस तरह से नहीं, वो उदार नीति का था, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया विरोधी था। ऑस्ट्रिया विरोधी मतलब ऑस्ट्रिया ना, मतलब ऑस्ट्रिया से एक तरह से जैसे दुश्मनी का, जैसे लोगों में ये लगता था कि ये इसको लाइक नहीं करता है ऑस्ट्रिया को, और इस कारण इटली के देशभक्त इसको ये चाहने लगे कि नहीं इन्हीं की सरकार बने।